वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता, यहाँ के राजनीतिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता, उनकी संघीय संरचना का अवलोकन करें। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका वो पहला देश है जहाँ पर पहली बार लिखित संविधान के माध्यम से संघीय संरचना स्थापित की और प्राय विद्वान इस तथ्य से सहमत हैं कि अमेरिकी संघीय संरचना वास्तव में एक आदर्श संघीय संरचना के रूप में जानी जाती है। इसके क्या कारण? सबसे पहली चीज़ कि संघ बनने की दो प्रक्रिया है। एक प्रक्रिया केंद्रोन्मुख प्रक्रिया कहलाती है, वहीं दूसरी ओर केंद्र विमुख प्रक्रिया कहलाती है। भारत केंद्र विमुख सेंट्रीपिटल फोर्सेस के द्वारा बनी संघीय व्यवस्था कही जाती है, जिसमें एक विशाल राष्ट्र को प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक प्रगति या अन्य प्रकार की सुविधाओं के लिए उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जबकि केंद्रोन्मुख प्रक्रिया में छोटे छोटे राज्य आर्थिक प्रगति के लिए, सुरक्षा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने सम्मान को स्थापित करने के लिए अपनी संप्रभुता को त्याग कर एक बड़े राष्ट्र का निर्माण करते हैं, एक संघ का निर्माण करते हैं और वो संघ को वो कुछ शक्तियाँ सौंप देते हैं। बदले में वह उसके इकाई के रूप में कार्य करते हैं। तो जहाँ कहीं भी संघ का निर्माण केंद्रोन्मुख प्रक्रिया से हुआ है, जहाँ छोटे छोटे राज्यों की यह लालसा कि वह एक सशक्त राष्ट्र बने, आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र बने, उस लालसा ने उन्हें अपने संप्रभुता को त्यागने के लिए बाध्य किया। दरअसल वही व्यवस्था संघ बनने की असली प्रक्रिया है। अमेरिका की व्यवस्था केंद्रोन्मुख प्रक्रिया से बनी हुई व्यवस्था है, जिसमें 13 अलग अलग कॉलोनियों ने, अलग अलग राज्यों ने मिल करके एक स्ट्रॉन्ग और एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने की कामना के साथ अपनी संप्रभुता को त्याग करके उसे एक संघ को सौंप दिया और वो संघ की इकाई के रूप में जो है वह अपने अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। तो पहली विशेषता तो जो संघ केंद्रोन्मुख प्रक्रिया से बनी है, उनमें ये विशेषता पाई जाती है कि वहाँ संघ भी अटूट है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन और इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स या यूनिट्स, ये दोनों कॉन्सेप्ट वहाँ पाए जाते हैं। ना तो वहाँ संघ को तोड़ा जा सकता है, ना राज्य के अस्तित्व को समाप्त किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। संघ भी अखंड है और राज्य भी अखंड है। ये व्यवस्था मूल रूप से उन्होंने जो है वो एक आदर्श संघीय संरचना कहलाती है, जहाँ जब एक छोटे से राज्य, एक छोटी सी राज्य अपनी संप्रभुता को त्याग करके एक बड़े राज्य का हिस्सा बनता है, तो उसे ये आश्वासन मिलना ही चाहिए कि उसके राजनीतिक और भौगोलिक अस्तित्व पर कभी भी कोई आंच नहीं आएगी। तो अमेरिका का संविधान दरअसल इसी का एक एग्जाम्पल है कि वहाँ पर जिन लोगों ने मिलकर के संघ का निर्माण किया, उन लोगों के अस्तित्व को कभी कोई खतरा नहीं है। जबकि दूसरी ओर भारत जैसे संघ की बात देखेंगे तो वहाँ पर संघ अटूट है, परंतु राज्य का अस्तित्व संघ पर आधारित है, यूनियन पर आधारित है। कभी भी राज्य के अस्तित्व को समाप्त किया जा सकता है। यहाँ पर राज्य जो है, जो इकाई जो है, वो कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द यूनियन है, संघ पर निर्भर है। ऐसी अवस्था में राज्य जो है कभी भी जो है सशक्त होकर के केंद्र से अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकता। और ऐसा इसलिए भी है कि इन राज्यों ने कभी संप्रभुता का उपभोग नहीं किया और एक समय में उन्होंने इसे त्यागा, ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक विशाल राष्ट्र था और ये राष्ट्र अपने सुविधा के लिए,
अपने प्रशासनिक सुधार के लिए, आर्थिक सुधार के लिए, आर्थिक विकास के लिए, अन्य सुविधाओं के लिए अपने को छोटे छोटे इकाइयों में बांट लिया है। तो ये दूसरी बात है कि एक आदर्श संघीय व्यवस्था में केंद्र भी अटूट होता है और राज्य भी अटूट होता है। अमेरिका में ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। अब ये एक्चुअली जो यहाँ संघ बनता है वो छोटे छोटे राज्यों से समझौते के आधार पर बनता है। छोटे छोटे राज्य समझौते में सम्मिलित होते हैं और वहाँ पर बार्गेनिंग के द्वारा कुछ चीज़ें त्यागते हैं, कुछ चीज़ें प्राप्त करते हैं। इसके लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ की आवश्यकता होती है, लिखित डॉक्यूमेंट की, रिटन डॉक्यूमेंट की, लिखित अभिलेख की। अमेरिका में लिखित संविधान के रूप में वो अभिलेख मौजूद है। इस अभिलेख का लिखित होने के साथ साथ सर्वोच्च होना भी अति आवश्यक है। यदि समझौता के प्रावधानों की पवित्रता की रक्षा यदि संभव नहीं है तो आने वाले समय में जो है संघर्ष की संभावना बनी रहती है और संघर्ष के माध्यम से व्यवस्था टूट जाने का जो है हमेशा अंदेशा रहता है। ऐसी अवस्था में उस अभिलेख का केवल लिखित होना पर्याप्त नहीं बल्कि उस अभिलेख का सर्वोच्च होना भी ज़रूरी है। अमेरिका में संविधान लिखित भी है और सर्वोच्च भी है, और सर्वोच्चता इस बात पर निर्भर करती है कि वहाँ संविधान की पवित्रता की रक्षा करने का दायित्व जो है वह वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया है। और क्यों ले लिया है? क्योंकि इस सर्वोच्च और लिखित संविधान के माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा कर दिया है। शक्ति के बंटवारे का जो सिद्धांत अपनाया गया है उसमें केंद्र की शक्तियों का उल्लेख कर दिया गया है और बाकी शक्तियाँ जो बच गई वो राज्य को जो है हस्तांतरित कर दी गई है, राज्य के पास सुरक्षित रह गई है। जब भी कोई विवाद इस संदर्भ में उत्पन्न होता है, जब भी कोई विवाद इस संदर्भ में उत्पन्न होता है तो इस बात का निर्णय वहाँ की न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष है। और इस न्यायपालिका के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो दोनों ही जो है स्तर के सरकारों को, दोनों स्तर की व्यवस्था को मान्य होते हैं। इस तरह से जो एक आदर्श संघीय संरचना में जिसमें छोटे छोटे राज्यों ने मिलकर के अपनी संप्रभुता को त्यागा है और अपनी आकांक्षा जो है पूर्ण करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है, उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके, आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और साथ ही साथ उसका अस्तित्व भी जो है सुरक्षित रह सके। तो निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। एक आदर्श संघीय व्यवस्था में एक और बात का होना जरूरी है। जो हम जानते हैं कि जहाँ कहीं व्यवस्था द्विसदनात्मक है और द्विसदनात्मक के साथ साथ यदि वहाँ पर व्यवस्था संघात्मक है तो द्वितीय सदन हमेशा ही राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। और संघीय संरचना होने के कारण उच्च सदन में जहाँ राज्यों का प्रतिनिधित्व हो रहा है वहाँ पर प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, चाहे उसका आकार बड़ा हो या छोटा हो, चाहे उसकी जनसंख्या बड़ी हो या छोटी हो, चाहे वो विकसित क्षेत्र हो या विकसित क्षेत्र हो, कोई भी कारण हो, लेकिन इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और अमेरिका में ऐसा ही है। वहाँ पर उच्च सदन जो सीनेट कहलाता है उसमें सभी राज्यों को दो दो सदस्य भेजने का अधिकार है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे शक्तिशाली हो चाहे कमज़ोर हो, विकसित हो या विकसित हो। और इस प्रकार से सीनेट की जो है उसकी संख्या जो है, सदस्य संख्या जो है वो 100 बनती है, वहाँ पर 100 है। उसी प्रकार से एक और व्यवस्था की आवश्यकता होती है संघ के बनाने में कि इकाइयों का जो अस्तित्व है, खासकर उसका भौगोलिक और राजनीतिक अस्तित्व तभी सुरक्षित रह सकता है जब वहाँ के पॉपुलेशन, वहाँ पर रहने वाले लोग कौन होंगे ये वहाँ के लोग डिसाइड करेंगे। यदि डेमोग्राफी किसी दूसरे स्तर से किसी राज्य की चेंज कर दी जाती है तो उसका अस्तित्व वैसे खतरे में पड़ने की संभावना रहती है। इसको भी ध्यान में रखते हुए अमेरिका में
दोहरे नागरिकता की व्यवस्था है। पहले कोई भी व्यक्ति यदि नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उससे उसे राज्य की नागरिकता प्राप्त करनी होगी, और राज्य की नागरिकता के आधार पर ही केंद्र उसे नागरिकता प्रदान करे। ये बहुत ही आवश्यक है क्योंकि सभी आश्वस्त रहें कि उनके अनुमति के बिना उनके यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने का और उस डेमोग्राफी को में बदलाव के ज़रिए उसको समाप्त करने का या उसको खतरे में डालने का जो है कोई प्रयास नहीं किया जाए, उससे वो सुरक्षित रहे। तो दोहरी नागरिकता की व्यवस्था वहाँ पर है। पहले आपको राज्य की नागरिकता लेनी होगी, उसके पश्चात ही जो है आप संघ की नागरिकता ले सकते हैं। नागरिकता के साथ साथ विधान भी दो हैं। केंद्र के विधान के साथ साथ प्रत्येक राज्य को यह अधिकार है कि अपना संविधान निर्मित करें। केवल इतनी आवश्यकता है कि वो मूल सिद्धांत जो संघ के संविधान के हैं उसके वो विपरीत नहीं होना चाहिए। आंतरिक मामले में वो किस प्रकार की व्यवस्था रखना चाहता है उसके बारे में बिल्कुल स्वतंत्र है। सभी राज्यों का अपने अपने संविधान है, सभी स्वतंत्र हैं। जो अधिकार उनके पास सुरक्षित रह रहे हैं उनके संचालन के लिए बहुत स्वतंत्र है। संघीय व्यवस्था के लिए एक और आवश्यकता है कि जो संघ जो कानून बनाता है और राज्य जो कानून बनाता है, दोनों को भारत जैसे देशों में लागू करने वाली संस्था एक ही है, और उस संस्था जो है वो प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो इस प्रकार से अरेंज की गई है कि उच्च स्तर के अधिकारी तो केंद्र के हैं और निम्न स्तर के अधिकारी जो है वो राज्य के हैं। निश्चित रूप से वरीयता केंद्र को दी जाती है, लेकिन इससे भी बचने के लिए और केंद्र और राज्य के बीच किसी प्रकार का जो है टकराव को टालने के लिए अमेरिका में दोहरे प्रशासनिक संरचना की व्यवस्था है, ताकि केंद्र के कानून को लागू करने के लिए वहाँ पर केंद्र के अधिकारी हो और राज्य के कानून को लाने के लिए राज्य के अधिकारी। किसी प्रकार के टकराव की कोई जो है संभावना नहीं है। और इसी तरह दोहरे न्यायिक व्यवस्था भी है। एक संघीय संरचना की यह भी आवश्यकता है कि जो केंद्र के बनाए गए विधान या संघ के द्वारा बनाए गए विधान और इकाइयों के द्वारा बनाए गए विधान दोनों को लागू करने का या दोनों के संबंध में विवाद उत्पन्न होने पर कोई निर्णय देने का अधिकार केवल एक प्रकार की न्यायिक व्यवस्था को हो तो उससे विवाद उत्पन्न हो सकता है। इसलिए जो है यहाँ पर न्यायिक व्यवस्था भी दोहरी रखी गई है ताकि किसी प्रकार के टकराव की संभावना नहीं रहे। केंद्र के बनाए गए कानून, संघ के द्वारा बनाए गए कानून के संदर्भ में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो संघीय न्यायपालिका है जो केंद्र से लेकर के राज्य तक फैली हुई है। उसी तरह से राज्य के अपने न्यायपालिका है जो राज्य के कानूनों के संदर्भ में विवाद उत्पन्न होने पर जो है वह निर्णय देती है। तो इस प्रकार से सभी फीचर को यदि इकट्ठा करें, सभी जो है विशेषताओं को इकट्ठा करें और दृष्टि डालें तो देखेंगे कि अमेरिका के जो संघीय संरचना है ओरिजिनली जिस मंशा के साथ बनी थी और जिस आश्वासन के साथ इकाइयों को जिस प्रकार के आश्वासन दिए गए थे उस आश्वासन पर वो खरा उतरा है। उन्होंने अपनी संप्रभुता का त्याग जिस मंशा से किया था तो उस मंशा को, उस उद्देश्य को प्राप्त करने में वो सफल रहे हैं। और इस प्रकार से अमेरिका की जो व्यवस्था है वो एक आदर्श व्यवस्था मानी जाती है। आज यहीं तक, फिर हम आगे बात करें।